नमस्कार। विश्व हिंदी अकादमी और वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस द्वारा एक कार्यक्रम आने वाले शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। विषय है राइटर्स रूम। राइटर्स रूम वैसे हॉलीवुड में बहुत ही जाना पहचाना विषय है और वहाँ पर राइटर्स रूम के माध्यम से ही राइटर जुड़ते हैं और काम करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। भारत में ऐसा कहा जाता है कि जीपी सिप्पी साहब ने 1970 में ये शुरू किया था और उसके पहले राइटरों को इतना नाम नहीं मिलता था इंडिविजुअल रूप पर, लेकिन जब सलीम जावेद की जोड़ी आई और स्टार स्टेटस सलीम जावेद की जोड़ी को मिला, जब से राइटरों का इंडिविजुअल रूप से नाम आने लगा। मैं बी.आर. चोपड़ा साहब के सीरियल महाभारत 2 का पीआरओ था, तो मैं जाया करता था बी.आर. चोपड़ा साहब के यहाँ। तो बी.आर. चोपड़ा साहब के यहाँ ही मैं देखता था, करीब 5-6 राइटर्स चोपड़ा साहब के साथ 11 बजे से शाम 6 बजे तक डिस्कशन करते थे। उन्हीं में से एक सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक राम गोविंद साहब भी थे। आज हम उनके निवास पे ही हैं। तो नमस्कार राम गोविंद साहब। ये 7 तारीख को आप वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं, आपने स्वीकृति दी है। तो ये जो राइटर्स रूम का जो चलन भारत में है, आज की तारीख में इतना लोकप्रिय हो गया है कि सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म राइटर्स रूम के माध्यम से ही नए नए युवा राइटरों को ग्रुप, एक 6-8 का ग्रुप होता है, 12 लड़कों का होता है। सुबह वही 10 से लेके 12 शाम को 6 बजे तक सारे मोबाइल वगैरह एक जगह रख देते हैं और डिस्कशन करते हैं, नए नए आइडिया आते हैं। तो ये आप चोपड़ा साहब के यहाँ से कुछ बताइए कि जो राइटर्स रूम की और के बारे में क्या है। राइटर्स रूम तो एक आपने नाम दे दिया उसको जी। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत पहले से। अच्छा। कि ये सन 45 से जो 55 तक जो फिल्में बनी वो उनमें भी कई फिल्मों में कई राइटर्स होते थे जी। लेकिन एक ही ट्रेजेडी राइटर्स के साथ रही है कि यदि राइटर नया होता था तो उसे नाम नहीं मिलता था, नाम चाहता था तो उसे काम नहीं मिलता था। क्या हो देखिए। और जब नाम चाहे तो काम न मिले, काम न मिले तो दाम न मिले, तो फिर जिए कैसे। तो जो जीने का संघर्ष है, रोटी का संघर्ष है, ये राइटर के साथ यहाँ बना रहा। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे भी राइटर आए जिन्होंने अपनी जगह बनाई, जिन्होंने उसकी चिंता नहीं की, रोटी की चिंता नहीं की, और वो भिड़ गए कि नहीं, नाम नहीं तो काम नहीं। तो उनको नाम भी मिला, उनको दाम भी मिला, उनको यश भी मिला। ये जैसे आपने कहा सिप्पी साहब के यहाँ भी कई राइटर एक साथ काम करते थे। राइटर्स तो चोपड़ा साहब के यहाँ भी शुरू से ही थे। जब उन्होंने यहाँ आके काम करना शुरू किया तो बिल्कुल एक रिफ्यूजी की तरह आए थे। लेकिन उसके पहले वो प्रेस में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था, बी.आर. चोपड़ा। पत्रकार प्रसिद्ध भी हो चुके थे, स्थापित भी हो चुके थे जी। और उन्होंने जो सिने पत्रकारिता शुरू की थी और उसको एक काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंचाया था जी। तो उनको कई चीज़ें मालूम थी, जो एक टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उनको बहुत कुछ पता था जी। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। लेकिन वही जो मैंने कहा ना, शुरू में लोग नाम नहीं देते थे, लेकिन बी.आर. चोपड़ा साहब ने नाम देना शुरू किया। उन्होंने इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि राइटर ही जो है वो इसकी नींव है। एक जब बुलंद इमारत खड़ी करनी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए जी। और ये माध्यम तो उन दिनों, हालांकि सिनेमा तो माध्यम डायरेक्टर का है, निर्देशक का माध्यम है, वो राइटर का माध्यम नहीं है। कि निर्देशक जैसा चाहता है वो राइटर को उसी तरह से अपने साथ लेके चलता है। लेकिन ये तो एक खैर एक प्रतिद्वंदिता की बात रही, शुरू से आज तक चलती आ रही है। लेकिन जो कई राइटर्स एक साथ लेके काम करने की जो विधा है, वो विधा इसलिए बनी कि इसमें जो तकनीकी जानकारी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। सिनेमा में जिसको उसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो उसमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हम संवाद भी लिखते हैं तो संवाद उस हिसाब से होते हैं जिस हिसाब से जो हम कैमरे में सब कुछ डिवाइड करते हैं।
तो थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए। फिर स्क्रीन प्ले होता है, डायलॉग होते हैं, कहानी होती है, और कई बार तो ये एक ही आदमी काम करता है और कई बार अलग अलग लोग काम करते हैं। तो आपका सुबह जो 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक क्या डिस्कशन होता है? तो हमारे साथ जो ये होता 6 राइटर था कौन कौन थे सर आपके? कि हमारे साथ तो आप ये देखिए कि उनके यहाँ जो बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ 2 जो टाइम थे उनके 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उनके साथ राइटर्स होने चाहिए, कि वो खाना भी राइटर्स के साथ ही खाते थे। तो ज़रूरी था कि खाना आपको बाहर कहीं नहीं खाना है, आप खाने के वक्त उनके साथ होंगे, तो आप खाना खाएंगे। और खाने से पहले जो डिस्कशन होता था वो एक उनका एक वो अपने पहले सोच लेते, अच्छा खुद कुछ नहीं बोलते थे। बी आर चोपड़ा साहब, आप सोचिए कि वो 30s के ग्रेजुएट, वो अंग्रेज़ी के जानकार विद्वान, और उन्होंने उनको पढ़ाने वाले ऐसे ऐसे प्रोफेसर थे जो एक से एक, जो अंग्रेज़ी में जिनका नाम था, जिनको यश मिला हुआ था। वहाँ से एक नाम बी आर चोपड़ा जो उठा, उन्होंने कहानी के महत्व को समझा, राइटर के महत्व को समझा, और फिर उन्होंने राइटर को वही जगह दी। उन्होंने अपना नाम कभी आने नहीं दिया, रिटन बाय बी आर चोपड़ा नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, फिर क्या आता था? तो राइटर के नाम आते थे। कौन कौन राइटर थे आपके साथ? तो मेरे साथ तो अभी आप देखिए कि उनके साथ जो है अख्तरुल इमान साहब, आप बल्कि उनके साथ में ये तो खैर उनके काफ़ी पहले से उनके साथ में रहे, और लिखने का काम वो खुद कर चुके थे। ऐसा नहीं कि वो अगर चाहते तो मतलब वो लिख सकते थे, खुद भी लिख सकते, कलम चला सकते थे, जिसका उनको पूरा ज्ञान था। लेकिन उन्होंने उसके महत्व को समझा था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, एक निर्देशक की हैसियत से बैठना और एक राइटर को समझना और राइटर को लेकर के सिनेमा में कुछ बनाना, ये एक अलग बात है। खुद राइटर हो जाना, डायरेक्टर हो जाना, प्रोड्यूसर हो जाना, एक दूसरी बात है। तो ये 5-6 राइटर जो चोपड़ा साहब के साथ थे, एक वहाँ से उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो नाम सबके आते थे? उसमें होता क्या था कि जैसे कि चोपड़ा साहब ने जब पहली बार जब डायरेक्टर बने, तो उसके पहले उनको मालूम ही नहीं था, उन्होंने कभी कैमरा हैंडल नहीं किया था। वो तो डायरेक्टर बने, डायरेक्ट डायरेक्टर बने, ऐसा बहुत कम होता है। उनको जो प्रोड्यूसर मिले पहली बार, तो उन्होंने उनके सामने यही शर्त रखी कि मैं आप पे पैसे लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मेरी शर्त एक डायरेक्टर आप होंगे। तो उसके पहले वो तो ये सोच रहे थे मैं लिखूंगा फिर डायरेक्टर कभी बन जाऊंगा, लेकिन उन्होंने पहले सबसे पहले उनको डायरेक्टर बना दिया। और उनके सामने जब कैमरा आया, तो जिस तेज़ी से चोपड़ा साहब ने कैमरा को समझा, वो इसलिए समझा कि सबसे पहले भी शुरू में वो कैमरा के संपर्क में रह चुके थे, साथ नहीं खड़े होते थे, लेकिन उनका एक ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग था, जिस महत्व को मैंने समझा। मैं अपनी बात बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ऑब्जर्वेशन इतना ज़रूरी है, चाहे वो हमारा डिपार्टमेंट है या नहीं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि सिनेमा में कई विभाग हैं, सारे विभाग मिल करके एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। अगर आपकी कहानी अच्छी है, निर्देशन अच्छा नहीं है, तो भी अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। कहानी अच्छी है, आप ये समझिए कि उसको मेकिंग उसकी अच्छी नहीं होती तो भी नहीं बनेगी। उसके साथ पटकथा अच्छी होनी चाहिए, और नहीं, अगर अच्छी नहीं तो नहीं बनेगी। संवाद अच्छे होने चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है जब कई चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं तो एक सफल फिल्म बनती है। जैसे एक कहानी चोपड़ा साहब की है, और उसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग, तो इसके लिए फिर कैरेक्टर को लेकर, तो ये सब डिस्कशन होता था आपके साथ? सब कुछ, सारा दिन यही बैठ कर हम बात करते थे। अच्छा। उनको ये होता था कि उनके पात्र जो हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं कहानी में, बिल्कुल जिंदा लगने चाहिए। वाह। कहानी की तरह लगे, 5 मिनट तक कहानी लगे, उसके बाद फिर आप इन्वॉल्व हो जाएं क्या उस कहानी में। क्या बात, वाह। तो आप लगे कि आप उस संसार में ले जाने वाली बात जो है, तो ये तो अपने आप में चोपड़ा साहब जैसे लोग तो ये तो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं। इसको नया संसार बनाते थे, उसकी रचना करते थे, उसको पालते पोसते थे, उसका संहार भी करते थे। तो हर लेखक अपने अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, वो रचना भी करता है, उसको बनाता भी है, निखारता भी है, और जब उसकी इच्छा होती है उसको समाप्त भी करता है। ये लेखक का अपना गुण होता है। तो उनको जब शुरू से ही लगा कि नहीं, सिनेमा में लेखक के महत्व को पहचाना जाना चाहिए, ये ऐसा लगा उनको, इसलिए लगा कि उन्होंने, और ख़ुद भी राइटर थे,
अगर वो नहीं होते तो उस महत्व को नहीं समझते शायद। अच्छा, ऐसा भी जब एक राइटरों की टीम होती है, फिल्म मान लीजिए कंप्लीट हो गई, उसके बाद कभी कभी जैसे दूसरे डायरेक्टरों को हम देखेंगे रीशूट करना पड़ता है कि वापस यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ऐसा चोपड़ा साहब के साथ हुआ कोई? नहीं होता कभी नहीं हुआ। वहाँ किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, तो इतना बड़ा नाम था नहीं, लेकिन तैयारी भी वैसी थी। लेकिन उनकी तैयारी नहीं, उनकी तैयारी ऐसी होती ऐसी थी। वो एक कहानी के लिए 2-2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, सबसे ज़्यादा उन्होंने 40 साल इंतज़ार किया एक कहानी के लिए। हो। ये बी आर चोपड़ा थे। जब तक उनकी समझ में ये नहीं आता था कि अब ये कहानी अब बन सकती है, तब तो शुरू नहीं करती। डिस्कशन में कभी ऐसा भी हुआ कि कहीं उलझ गए कि नहीं, ये आप ये कह रहे हैं, चोपड़ा साहब ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे तो हैं? ये अरे बहुत झगड़े भी होते थे। झगड़े? अरे ऐसी बहस होती थी, जैसे कई बार ऐसा होता था कि वो गुस्से से वो भी खड़े हो जाते थे, उठ के हम भी खड़े हो जाते। ठीक है, अब आप मालिक हैं, यू आर द बॉस, हाँ आपको जो करना है कर लीजिए। उस पर वो बहुत नाराज होते थे, नहीं मैं बॉस नहीं हूँ, कहानी में आपकी बात सुनी जाएगी और मैं सुनता हूँ, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कोई। ये ऐसा होता था, हम उस लेवल तक जाते थे डिस्कशन के। ये न्याय होता था मतलब? ये होता था, बिल्कुल होता था। तब जाकर के एक अच्छी कहानी बनती थी, क्योंकि मैं तो उनका स्टूडेंट रहा हूँ, विद्यार्थी, क्योंकि उनकी फिल्में मैं देखता था। जब तक मैं इस क्षेत्र में नहीं आया तो बी आर चोपड़ा की फिल्म आती थी, बी आर चोपड़ा के नाम से देखी जाती थी। वो नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टार था। उसके बाद जो और भी स्टार होते थे, लेकिन बी आर चोपड़ा स्टार बन चुके थे, वो निर्देशक थे। फिर उसके साथ में उनके साथ जो यश चोपड़ा साहब शुरू हुए, जो उनके भाई थे। यश चोपड़ा साहब के अभी वो चटाई या गद्दे लगे रहते थे, ऐसा नहीं, वो सब उन्होंने नहीं, हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई ना। उन्होंने भी उस महत्व को हमेशा समझा, महत्व को, लेखक के महत्व को यश चोपड़ा ने भी समझा। और उन्हें कभी एक प्रयास नहीं किया कि राइटर का क्रेडिट मैं ले लूँ और चलो रिटन एंड डायरेक्टेड बाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो चोपड़ा साहब के बाद फिल्मों में ये परंपरा मतलब नदारदी थी, नहीं देखने को मिली, लेकिन जब से OTT प्लेटफॉर्म आया, वेब सीरीज में जितने बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म सब कहते हैं कि आप राइटर्स रूम कीजिए, आपका जो फीस है वो तो देंगे, साथ में आपके जो 6 असिस्टेंट जो सहायक लेखक हैं उनका भी देंगे, जगह भी आपको मुहैया कराई जाएगी। फिर भी कई लेखक जो नामी लेखक होते हैं कहते हैं कि नहीं, हमें तो अकेले लिखने की आदत है, हाँ। तो उनको ये नेटफ्लिक्स या अमेजॉन वगैरह सब कहते हैं कि हम जब आपको पैसा दे रहे हैं तो क्या तकलीफ है आप, तो फिर वो तैयार हो जाते हैं। नहीं, इसकी शुरुआत दरअसल वैसे शुरुआत की तो थी, इनके यहाँ शुरू हो, तो सबसे पहले जो प्रयास किया था वो अंबानी ने किया था। एक बार मेरी बातचीत हुई उनसे जी, कि हम आपकी सर्विसेज चाहते हैं। अंबानी जी का? हाँ, उनके किसी आदमी से, उनसे तो नहीं हुई बात, और हम ऐसा एक डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं और हम सिनेमा में आना चाहते हैं। और वो आ जाते तो फिर सारी इंडस्ट्री को तो निगल जाते, वो कोई होता ही नहीं अंबानी जैसे लोग। तो हमने कहा ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ। बोले ठीक है, तो आप क्या लेंगे? मैंने कहा ये तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। बोले लेकिन एक बात आपको बता दूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम जो आपसे लिखवाएं उसका नाम आपको दें या ना दें, अब जिसको चाहेंगे उसको देंगे। तो हम आपका काम और नाम दोनों खरीदेंगे आप। तो हमने कहा नहीं, ना नाम बिकाऊ है ना काम बिकाऊ है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, आपसे हमारी नहीं जमेगी, आप कुछ और राइटर्स ढूंढ लीजिए। ऐसा हुआ उनके साथ, लेकिन वो चाहते थे शुरुआत करना इसकी। और ऐसे और भी कई घराने थे, व्यवसायिक घराने थे जो चाहते थे सिनेमा में आना, लेकिन एक अच्छा हुआ वो नहीं आए। अगर वो आते तो आज सिनेमा एक व्यक्ति की जागीर होता। कई व्यक्तियों में अब हुआ, धीरे धीरे वैसे हुआ यही। जब ये वेब की शुरुआत क्यों हुई? देखिए, हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यही होता। आवश्यकता ढूंढती है उस चीज़ को, वरना वेब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें ये लगा था बड़े बड़े घराने ये सब, उन्होंने राइटर्स भी सारे हायर कर लिए, डायरेक्टर भी ले लिए, बाकी सारी यूनिट भी बना ली, सब कुछ कर लिया अपने नाम पे। तो जितनी छोटी छोटी कंसर्न थी, जो ये सब जो काम कर रहे थे, उनके काम सब बंद हो गए। तब इसकी शुरुआत हुई। एक विधा है वेब की जो है ना, वेब क्यों आया? वेब सिर्फ एक ही वजह से आया हमारे यहाँ। आदमी की बुनियादी ज़रूरत है, आदमी स्वभाव से जिज्ञासु होता है, और जो अपनी जिज्ञासा में सबसे ज़्यादा वो जो है, वो कहीं ना कहीं हर आदमी अपने अंदर रंगीन मिजाज भी होता है,
उसको, और सबसे बड़ा जो खेल है इसके अंदर, वो खेल है सेक्स का। वेब में अगर आप देखेंगे, ये सेक्स का एक खेल है। उसको इतनी खूबसूरती से बेचा जाता है कि आदमी को लगता है बिल्कुल ये हमारे लिए बन रहा है, ये हमारी बात हो रही है, इससे हमारी प्यास बुझेगी। तभी सारी मैंने भी लिखी हैं, 1-2 कहानियाँ लिखी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने अपने हिसाब से लिखी। अच्छा। मैंने कहा ये सब मैं लिखूंगा। रिलीज हो गई है? रिलीज हो गई। हाँ आ गई, रिलीज हो गई, चली। वो फिर दोबारा आया मेरे पास, मैं नहीं लिखूंगा। आपने भी करीब 100-150 से अधिक सीरियल किए होंगे। हाँ, हाँ, कई फिल्में की लिखी मैंने, कहानियाँ लिखी, वेब की कहानी। तो आप क्या, आपने असिस्टेंट वगैरह नहीं रखे? नहीं, मुझे उसकी क्या है, मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। और अगर मैं लेता तो मैं उसको नाम देता, क्योंकि मैं ये शोषण जो है मैं इसके खिलाफ हूँ, शुरू से खिलाफ रहा। मैं उसका विरोधी हूँ कि अगर आप किसी से सहायता लेते हो तो उसका नाम दो आप, कि आपके राइटिंग में ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। अगर वो कुछ करता है तो उसको नाम भी मिले, पैसा भी मिले। तो इस हिसाब से, हालांकि मैंने भी जुड़ के कई जगह काम किया, जहाँ स्क्रीन प्ले वाले अलग हैं, कहीं मेरी कहानी है, कहीं मैंने संवाद लिखे, कहीं स्क्रीन प्ले लिखा। और चोपड़ा साहब के यहाँ तो मोस्टली एक ही काम था मेरा, मैं स्क्रीन प्ले लिखता था उसमें। और किसी को, जब से मैं गया, जब तक वो रहे, और जब तक चोपड़ा साहब थे, और जब तक रवि चोपड़ा जी भी, हाँ, जो दुर्भाग्य वो चले गए संसार से, तो उसके बाद फिर हमारा आना जाना कम हो गया। आज के युवा लेखक, निर्देशक और राइटर, इनके नए नए आइडिया रहते हैं, नयापन रहता है। हाँ, तो ये आप किस हद तक इससे प्रभावित हैं? क्या है आपको? नहीं, नयापन तो हमेशा उसका स्वागत होता है। जी। ये रहा है, आदमी हमेशा नई नई चीज़ों को ढूंढता है। 4 दिन एक तरह का खाना नहीं खा सकता आदमी, तो आदमी तो यहाँ तक चूज़ी है। तो कहानियों के मामले में भी बहुत चूज़ी को सोचता है कि उसको कुछ नया मिले, और नया मिलेगा। अगर सच पूछिए तो नया कुछ भी नहीं, सब कुछ लिखा जा चुका है। अगर आप देखिए, कुछ उठाकर कोई भी विषय आप उठाइए तो उस पर लिखा जा चुका है, कहीं ना कहीं लिखा जा चुका है। यहाँ नहीं, अमेरिका में लिखा गया हो। तो उसका प्रस्तुतिकरण अलग है। हाँ, उसका प्रस्तुतिकरण अलग है, लेकिन ये कि हम ओरिजिनल कुछ हमारा हो रहा है, ये तो दावा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, हम वही करते हैं। हम प्रस्तुतिकरण में कुछ ना कुछ नया लाते हैं, वो एक नई चीज़ बनती है और चल पड़ती है। और वेब का तो यह है कि ये सिस्टम ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कम से कम 50-100 साल तक जाएगा, उसके बाद जाके समाप्त होगा। क्योंकि ये तब समाप्त होगा जब धीरे धीरे हमारी रुचि जो है सेक्स में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उस समय राइटर्स रूम ही नाम दिया जाता था बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ जब आप कर रहे थे? हाँ, उन्होंने मुझे नाम दिया। राइटर्स रूम ही था इसका? नहीं, राइटर्स रूम नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये नाम नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट बन गया ये। अच्छा, लेकिन ये व्यवस्था थी। व्यवस्था थी। हाँ, ये थी, ये कुछ नई बात क्या नाम देते थे उसको? नहीं, वो उनके राइटरों का ग्रुप, टीम काम करती है, ग्रुप काम करता है। ये बीआर ग्रुप हो जाता था, उस पर एक ग्रुप का ठप्पा लग जाता था, और उस ग्रुप का आदमी कहीं बाहर नहीं जाता था। और अच्छा, अगर बाहर जाता था तो उसको काम भी नहीं मिलता था। तो ये सब मंथली तय होता था ना? ये सब कि नहीं साहब, ये तो बीआर के आदमी है, ये बीआर का राइटर है। तो मैं जब वहाँ से जब निकला तो मेरे साथ भी यही बात थी कि तो बीआर का राइटर है, इसको तो काम नहीं मिलेगा। 2-3 साल तो मैं काम के लिए भटका, लेकिन वही बात है कि फिर जब मेरी योग्यता मेरे काम आई, जो योग्यता थी उससे लोगों ने मुझे काम दिया। और हमने कहा भी भाई कि भूल जाओ हम वहाँ क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर हम खरे उतरते हैं तो ठीक है, आपकी आज की ज़रूरत है। ये सवाल ये नहीं पैदा होता कि एक जो युवा है वही नए आइडियाज़ दे सकता है, ऐसा नहीं है। पुराने लोग नए आइडियाज़ देते हैं। मैंने आज तक जितना काम किया है सारा युवा ग्रुप के बीच में काम किया है। मैं आज भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इनके साथ उनको एक ही लगता है कि तो ये बुढ़ा आ गया तो ये तो हमको नसीहत करेगा कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। जो काम मैंने कभी किया, मेरा काम नहीं है भैया तुम डायरेक्टर हो, ये बता दो, ये मेरे सामने ये कहानी है, तुम्हें ठीक लगती है तो इस पर बहस करते हैं, चलो। वैसे राइटरों का जो स्टेटस जो मिला है राइटरों को, सलीम जावेद, हाँ, सलीम जावेद नहीं, वो नाम
उसके पहले किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई नाम उसके के लिए पहले कि नहीं। पोस्टर में नाम होना चाहिए, इसमें नहीं, प्रचार में नाम। उसके पहले एक ही नाम और आता था, वो शर्मा थे, क्या नाम था उनका पूरा, राइटर थे। नवेंदु घोष तो स्क्रीन नहीं, उससे पहले अच्छा, एक ही स्टार राइटर था उन दिनों, जिनसे बी आर चोपड़ा साहब ने भी काम कराया, अच्छा, और उनका नाम बिकता था, बस एक राइटर का नाम। अच्छा, राइटर के रूप में बिकता था। हाँ हाँ, लेकिन उस पे जो एक छत्र राज किया वो सलीम जावेद की जोड़ी ने, कि सलीम जावेद के नाम से फिल्म होती थी, तो उसमें कोई डायरेक्टर नहीं देखता था कि डायरेक्टर कौन है, इसमें एक्टर कौन है। ये सलीम जावेद का लिखा हुआ है तो बिल्कुल टकसाली होता था, बिल्कुल खरा है तो पैसा लाएगा ही लाएगा। तो ये अभी वेब सीरीज तो में उन्होंने पूरा धंधा बना दिया। ये राइटर्स रूम वाला जो कॉन्सेप्ट है, अभी फिल्मों में तो ज़्यादा लोग इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेब सीरीज में तो जहाँ तक ये बड़े बड़े OTT नहीं प्लेटफॉर्म है, सभी अपना रहे हैं। नहीं ये था, लेकिन ये नाम नहीं था, मैं बताया ना, ये नाम नहीं था, तो अब वो नाम आ गया है। काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, 3-4 तो ऐसे ही बैठते थे। चोपड़ा साहब कभी एक राइटर के साथ बैठे ही नहीं, उसको भी बुला लो, उसको बुला लो, ये जो है इस पे वो ज़्यादा अच्छी तरह सोच सकता है, उनको मालूम था। लेकिन अगर यही बात किसी दूसरे की तरफ से भी आती थी तो फिर उसको क्रेडिट देते थे वो। नहीं तो वहाँ पर जो अपने आप को साबित कर चुके थे तो उनको बुलाते थे ना। यहाँ तो ऐसा हुआ है कि जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट करके आते हैं, जिसको राइटिंग में रुचि है, फिल्म लेखन नहीं जानते हो, हाँ। लेकिन रुचि है, कुछ बनना चाहते, तो उनको यहाँ पर टीम में शामिल कर लिया अभी जाता क्या है, अभी देखो भैया, अब ये ट्रेनिंग है ना, डिजिटल वाला इसका हाँ भी वही है, वो सब है, अब ये सब में कुछ एक बुक पे अवेलेबल लिखते है। हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट है जी। तो इतना लिटरेचर है हमारे पास में कि हम उसको आसानी से ले सकते हैं। मैं जब आया था तो कुछ भी नहीं था, न कोई ट्रेनिंग स्कूल था, न कोई बताने वाला था, न कोई समझाने वाला था। मुझे सिर्फ थिएटर का आइडिया था, मैं थिएटर के लिए लिखता था। मेरी ज़रूरत ये होती थी, शुरू में लड़कियां नहीं मिलती थी तो मैं प्ले लिखता था, उसमें लड़कियां होती नहीं थी। ऐसे नाटक लिखो जिसमें लड़के ही लड़के हों, लड़कियां हो तो उसको पैसे देने पड़ते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। पैसे जब होते थे तो लड़कियां आती थी। तो क्या ये ज़रूरतों के हिसाब से सारी चीज़ें बनती रहीं, और उस हिसाब से मैं आया। और सिनेमा में जब मैंने आया तो मैंने सबसे पहले, मुझे मेरी मुलाकात आत्माराम जी से हुई थी, गुरदत्त के भाई थे, और सागर साहब के यहाँ उनके यहाँ गीत की पार्टी थी, गीत की जुबली की पार्टी थी। तो कविता पढ़ने आई थी मेरी पत्नी यहाँ, माया जी। हाँ, तो कविता इन्होंने पढ़ी, वहाँ सागर साहब ने भी सुनी, तो हमको इनवाइट किया उन्होंने अपने घर पे कि आप लोग भी आइए। खैर हम उनके यहाँ गए, वहाँ भी इन्होंने उनकी कविता सुनी। वहाँ आत्माराम जी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ, थिएटर के लिए लिखता हूँ। तो आप फिल्म आपको दिया तो अब लिख लेंगे, स्क्रीन प्ले करेंगे आप। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा अवसर है भैया, ऐसा मौका तो मिलेगा नहीं कभी, एक निर्माता तुमसे पूछ रहा है। मैंने हाँ बिल्कुल करूँगा, क्या करना है। बोले एक कहानी का आइडिया, उसका स्क्रीन प्ले हमको लिख के दे दिए। तो मुझे स्क्रीन प्ले लिखने का आइडिया नहीं था, लेकिन सिनेमा देखने का आइडिया तो था। वाह। पिछले 30 साल का आइडिया था, जो फिल्में देखी थी मैंने बचपन से उस एज तक। तो इतना अंदाज़ा था थिएटर, उसके बाद ये कुछ बाहर की फिल्में और 1-2 किताबें मैंने पढ़ी। जिन राइटर्स को मैं जानता था, जो अंग्रेज़ी के सफल राइटर थे, उनको पढ़ा था कि किस तरह सोचते हैं। लेकिन कोई भी स्क्रीन प्ले का वो फार्मूला एक आदमी का नहीं हो सकता। रोज़ एक नया आदमी आता और एक नया आइडिया लेके आता है, तो ये किसी की बपौती हो ही नहीं सकती। इसमें हमेशा एक नयापन बना रहेगा, और जब कुछ नया आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, क्या उसको जगह मिलेगी। यहाँ लोग स्वागत के लिए तैयार बैठे। ठीक है सर, धन्यवाद, नमस्कार। तो 7 तारीख को आप लाइव भी सुनेंगे आपको कार्यक्रम में। 7 तारीख को जो कार्यक्रम है राइटर्स रूम का, उसमें आप 7 तारीख को सुनेंगे। माया जी कुछ बोलना चाहेंगी? माया गोविंद जी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुप्रसिद्ध कवियत्री और फिल्म गीतकार। राम जी के लेखन के बारे में आप कुछ 2 शब्द बताएं, दोनों के लिए। राम जी जो लिखते हैं वो तो लिखते ही हैं, उनके जो भी अनुभव हैं वो ज़्यादातर अनुभव होते हैं उनके, तो उस अनुभव के हिसाब से वो काम करते हैं। और इन्होंने काफ़ी कुछ
चोपड़ा जी से भी सीखा। उस कंसर्न में जब ये गए तो वहाँ पर मुलाकात हुई आत्माराम जी से, रामानंद सागर ने बुलाया था। और आपने प्रोड्यूस की उसको, निर्देशक तो लेखन भी किया हाँ, उस तो उनको हाँ, निर्देशन किया पिक्चर भी बनाई बाद में, थोड़ा डेवलप हो गई। तो उसके बाद मैंने एक पिक्चर बनाई थी तोहफा मोहब्बत का, उसमें गोविंदा को लिया और गोविंदा साहब ने मुझको उसमें काफ़ी अच्छा काम करते थे इसलिए उनको लिया था, उनका बड़ा नाम भी था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि ये लोग तो जो हैं ये खुद अपना नाम ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इतना तंग किया कि पता लगा कि वो पिक्चर जो है लेट हो गई। अब लेट हो गई उसका मतलब ये है कि आपको पैसा बहुत देना पड़ेगा, जिससे हमने पैसा लिया है, जो फाइनेंसर है उससे पैसा लेके अगर पिक्चर बनाएंगे तो लेट होती जाएगी तो उसका पैसा बढ़ता जाएगा। तो फिर धीरे 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 वो पिक्चर किसी तरह कंप्लीट की थी हमने, लेकिन उस पिक्चर ने नाम दिया, पैसा भी दिया, उसने एक अच्छा माहौल बनाया। फिर वो आत्माराम जी जो थे उन्होंने इनका काम देखा, राम गोविंद जी का, उन्होंने कहा था कि आप कर पाएंगे, इन्होंने कहा कर लेंगे और इन्होंने करके दिखा दिया। आरोप पिक्चर में, आरोप पिक्चर में आरोप की पटकथा लिखी, आरोप सबसे की पहले पटकथा लिखी इन्होंने और उसको बाकायदे और लोग भी लिख रहे थे। उसमें विनोद खन्ना थे, सायरा बानो थी, सायरा बानो विनोद मेहरा थे, अच्छी स्टार बहुत कास्ट लोग थे। हाँ। तो उससे इनको नाम मिला तो फिर उन्होंने और हिम्मत करी, अगली पिक्चर भी इनको दी। कैसे करते करते 5 फिल्में इनकी हुई और ये लिखते गए। तो लिखने में डायलॉग भी आते थे, आदमी स्क्रीन प्ले लिखेगा तो उसमें डायलॉग भी बोलेगा, तो डायलॉग जो आते थे तो वो भी अच्छे लगते थे, कभी कभी डायलॉग भी इनसे लिखा लिया गया। तो ऐसे करते करते ये काफ़ी इसमें परफेक्ट हो गए। फिर ये बहुत सी फिल्मों में इन्होंने अलग की बाहर की भी फिल्में की, जिन्होंने लोगों ने कांटेक्ट किया कि भैया आप हमारे डायलॉग लिख दीजिए। कोई कहता था हमारा स्क्रीन प्ले कर दीजिए, कोई कहता था हमें कोई कहानी दे दीजिए, तो ये अपना करते रहते थे, इसलिए ये परफेक्ट फिर राइटर ही हो गए। जबकि ये एक्टर थे मंच के, एक्टिंग करते थे, तो एक्टिंग भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये लिखने में जी अपना नाम जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो 7 तारीख को राम गोविंद जी को आप सुनिएगा कार्यक्रम में। नमस्कार।